अच्छी शुरुआत और नए शिखर के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हो रही है। निफ्टी फिर से 25,000 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है और दिन की ऊंचाई से अगर देखेंगे तो करीब करीब 100 अंकों के आसपास की नरमी गई है। 25,050, 25,150 यहां पर एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस बाजार को फेस करना पड़ेगा और ये लेवल निकालने के बाद ही फिर नई तेजी की शुरुआत होगी। ऐसे संकेत ऑप्शंस के डेटा कम से कम हमें दे रहे हैं। ओआई एडिशन की तस्वीर आपके सामने हम लाकर रखेंगे, यानी कि ओपन इंटरेस्ट, उससे थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन भी साफ हो जाएगी और हमें मदद भी मिलेगी बाजार की स्ट्रेटजी बनाने में। लेकिन अगला 1 घंटा बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि 24,964 के आसपास है। अगर 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो फिर बाजार का मूड यहां से और बेहतर होते हुए हम देखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर रिकॉर्ड तो आज बना है निफ्टी में, सेंसेक्स में और निफ्टी मिड कैप में भी। आखिरी घंटे में आपको मौके कहां पर मिलेंगे अब ये आपको बताएंगे और आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग करवाएंगे हम बाजार के इर्द गिर्द। लेकिन नतीजों का भरपूर एक्शन चल रहा है, उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं, आज खास ऑफरिंग्स क्या हैं। तो रोज की तरह क्लोजिंग ट्रेड होगा 2:35 पर, ऑप्शंस के चैंपियन होंगे 2:40 पर, मार्केट एट 3 यानी कि बाजार के बाद शेयरों में कहां पर एक्शन बढ़ा ये जानेंगे और 3 बजे हम लेकर आएंगे ये खास सेगमेंट। 3:05 पर डीलिंग रूम का हाल लेंगे कि डीलिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है, कौन से शेयर को लेकर खबर गर्म है, हम ये समझेंगे। बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड होगा 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर, जहां पर हम ये समझेंगे कि कल के सत्र के लिए बाजार की नजर कहां पर रहेगी। सारे के सारे इवेंट्स 1 से 1.5 मिनट में समेट के आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर आगे हैं, मुनाफा 1% बढ़ा है, 293 करोड़ रुपए का फिगर आया है। एबिडा करीब करीब 2.25% घटा है। एस्कॉर्ट्स पर भी नजर डालेंगे, बिक्री के आंकड़ों के साथ साथ नतीजे भी आ रहे हैं कंपनीज के, तो डबल ट्रिगर कहीं के बन रहे हैं। लेकिन जरा ये देख लेते हैं कि सुबह से लेकर अब तक बाजार में हुआ क्या है, पूरी की पूरी समरी 5 बड़ी बातों के जरिए आपके सामने। तो नए शिखर से निफ्टी में मुनाफा वसूली हो रही है और दिन की ऊपरी स्तर से निफ्टी करीब करीब अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 24,960 के आसपास का स्तर दिखेगा आपको। सपाट ट्रेड इस वक्त। बैंक निफ्टी कहानी वही है, दिन की ऊपरी स्तर से 350 अंक फिसता है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक को लेकर आज हमारे 2 एक्सपर्ट जुड़े और दोनों ने ही एचडीएफसी बैंक की 1650 वाली कॉल में आपको खरीदारी करने की सलाह दी है। अभी भी जो बढ़त है 1% के आसपास की है, 1630 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन सरकारी बैंक भी चल रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में हालांकि कमजोरी है। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट और ऑटो ये कमजोर आज दिखेंगे। रियल्टी का इंडेक्स करीब 2% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन एनर्जी पैक, जिसमें कि पावर, ऑयल एंड गैस, कोयला, ये सारा कुछ आ जाता है, ये सेगमेंट बजिंग आपको दिखेगा। फार्मा शेयर, केमिकल शेयर, केमिकल में लगातार जोश है, खास तौर से स्पेशलिटी केमिकल वाला जो खेमा है वहां पर हम अच्छी मजबूती हम लगातार देख रहे हैं। आज भी आप देखेंगे पीसीएल जो कि आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, वहां पर बहुत ही जबरदस्त मूव है। कुछ हिमाद्री स्पेशलिटी, सुदर्शन केमिकल, रोजारी बायोटेक, ये शेयर भी आपको चलते हुए आज के सत्र में दिखेंगे। और आखिर में आपको बता दें कि कोल इंडिया और पावर ग्रिड ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये जाकर कारोबार कर रहे हैं। टीसीबीएल जिसका हमने नाम लिया वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उसी ग्रुप की एक और कंपनी फर्स्ट सोर्स, वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहा है। तो बाजार भले ही थोड़ा सा साइडवेज हो रहा हो, लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है और ऐसे बहुत सारे स्टार्स भी निकल के आ रहे हैं आपके सामने। तो चलिए, बाजार की ये बड़ी बात है, लेकिन अपने मेहमानों को शामिल करते हैं शो में और यहां से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अक्षय भागवत हैं, प्रदीप होतचंदानी हैं और सुमित मूलचंदानी। 3 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये बताइए कि निफ्टी में, क्योंकि हमने 25,000 का लेवल तो देख लिया था, ठीक है, आज हमने औपचारिक तौर पर उसको पार कर लिया, लेकिन कौन सा लेवल टिकाएगा जब निफ्टी, तो अक्षय जी आपको लगेगा कि नहीं बाजार की तेजी यहां से और बढ़ेगी? चाल किस तरह की देख रहे हैं? और ये भी बताइए कि अगले 1 घंटे में क्या कोई लोअर लेवल से रिवर्सल की आप उम्मीद करके चल रहे हैं?
गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। तो आप देखें तो आज गैप अप हुआ था एफओएमसी मीट के चलते, और कहीं ना कहीं पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन देखे एक रेंज का ब्रेकआउट था। तो अभी जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है, क्लियरली जो रेंज ब्रेकआउट और गैप अप था वो फेल हो चुका है। और एक माइलस्टोन लेवल जो 25,000 है वो भी निफ्टी छू छू चुका है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे पोजीशंस थोड़े लाइट हो रहे हैं कंसिडरिंग कि एक लैंडमार्क था और काफी लॉन्ग लिक्विडेशन को देखने को मिला है डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो थोड़ी नरमी जरूर रहेगी। कल वीकेंड है, लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो कोई ज्यादा फॉलो थ्रू बाइंग नहीं करना चाहेगा। तो एक शॉर्ट टर्म की नरमी में देख रहा हूँ, जहां पे निचले स्तर पे 24,750 जो ये पूरे ट्रेंड के लिए बहुत ही अहम सपोर्ट जोन है, ये टेस्ट होने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो जब तक बाजार अभी 25,050 के नीचे ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा सेलिंग जरूर दिख सकता है बाजार में, जो कंटिन्यू हो सकता है, और 150 से 200 पॉइंट का। तो अब वो हल्की सी डाउनसाइड के लिए तैयारी बना के अपनी वो हिसाब से पोजीशनिंग कर ले मार्केट। इंडेक्स पर ये व्यू हो गया। थोड़ी देर में ये जानेंगे कि आपको स्टॉक्स में मौके कहां पर मिलेंगे। लेकिन पिछले दिनों बजट तक या फिर बजट के बाद भी हम देख रहे थे कि रेलवे वाले जो शेयर थे वो फोकस में थे। अब रेलवे से जो जुड़े लोग हैं वो फोकस में हैं। स्वप्निल कुसाले ने आज शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रेलवे के एम्प्लॉय हैं। 50 मीटर राइफल शूटिंग में ये मेडल आए हैं और अब तक के जो तीनों मेडल आए हैं वो शूटिंग इवेंट में ही आए हैं। मनु भाकर ने पहले इंडिविजुअल इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद टीम इवेंट में उन्होंने सरबजीत सिंह के साथ मिलकर एक ब्रॉन्ज जीता और अब स्वप्निल कुसाले ने ये मेडल जीता है। उम्मीद करेंगे 7 मेडल हमने लास्ट वाले ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जीते थे, वो काउंट यहाँ से बढ़े, क्योंकि अभी तो बॉक्सिंग बाकी है। अभी जेवलिन में नीरज चोपड़ा पर नजर रहेगी, बैडमिंटन में पीवी सिंधु अच्छा कर रही हैं, लक्ष्य सेन अच्छा खेल रहे हैं। तो तमाम इवेंट्स हैं, कुश्ती है अभी। तो उम्मीद करके चलेंगे कि संख्या यहां से 7 से कम ज्यादा करें, 10 तक तो पहुंचा ही दें। सुमित जी, आप क्या ओलंपिक्स देख रहे हैं क्या थोड़ा बहुत? नहीं अभिषेक जी, सॉरी, इतना ज्यादा ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू टाइमिंग्स ऑल्सो। अक्षय जी जरूर करते होंगे, क्यों अक्षय जी? जी बिल्कुल, ओलंपिक्स तो ट्रैक कर रहे हैं बहुत, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछले ओलंपिक्स का आंकड़ा था उसे बहुत ही आसानी से इस बार पार होना चाहिए, क्योंकि जोश बहुत तगड़ा है। और जिस तरीके का सबका प्रिपरेशन है वो देख के कम से कम 20-25 मेडल की उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस बार। ठीक है, चलिए, उम्मीद हम भी कर रहे हैं। उम्मीद तो खैर करनी ही चाहिए। चलिए, लेकिन यहां से आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक की बात होगी। अब हम निशाना लगाते हैं सीधे ट्रेड्स पर। निफ्टी का निशाना तो हो गया है, ट्रेड्स पर फोकस करते हैं और लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि आखिरी के 1 घंटे के लिए आपको मौके कहां पर बन रहे हैं शेयरों में, ये जानेंगे और फटाफट आपके लिए सभी एक्सपर्ट से कम 2-2 शेयर तो लेकर आएंगे ही। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपको दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और इन दोनों में जो पहला स्टॉक है वो निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट इंडिया, नाम इंडिया है। स्टॉक एक ब्रॉडली कंसोलिडेशन के फेज में था। आज एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ इसके आर्ली चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 661 के करंट रेट पे इसको ले सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 647 एक डिसेंट सपोर्ट है आर्ली चार्ट्स पे, जिसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ऑन द हायर साइड 684 के टारगेट रहेंगे। हिटाची एनर्जी इंडिया, जिसका एनएससी कोड पावर इंडिया है, वहां पे आज 34 डीएमए का क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अच्छे वॉल्यूम है। 1225 12,225 का करंट रेट है, इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। 11,770 का स्टॉप लॉस रहेगा, 13,250 के टारगेट रहेंगे। इन दोनों ही रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा, और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया। ठीक है। वैसे प्रदीप जी, होता ही है कि जो रिटेल जो ट्रेडर होते हैं ना, थोड़े से इतने बड़े भाव के शेयर देख के थोड़े से ना भड़कते हैं, लेकिन चूंकि मोमेंटम इसमें इतना तगड़ा है आज और आपके टारगेट ऊपर के हैं, मतलब इस भाव पर भी कन्विक्शन है,
तो ये सही लग रहा है। और दूसरी निपॉन एएमसी जो आपका ये शेयर है 661 रुपए के भाव वाला, 684 का टारगेट इसके लिए सुझा रहे हैं प्रदीप जी, और 647 का स्टॉप लॉस। आज वैसे आप एएमसी स्टॉक्स निकाल के देखेंगे ना तो आपको चौतरफा आपको खरीदारी होती हुई दिखेगी। आज सुबह के सत्र में भी हम हाईलाइट करके बता रहे थे कि 361 वैम ये शेयर जिसका आईएफएल वेल्थ पहले नाम था, और दूसरा नुवामा वेल्थ, वो शेयर भी चल रहे थे। लेकिन निपॉन लाइफ आपके लिए ये शेयर 2 शेयर हो गए प्रदीप जी की तरफ से। सुमित जी आप बताइए, आपका कन्विक्शन कहां पर है बाजार में और क्या खरीदना अभी? सो हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो ये पहले एक मार्केट अगर देखें तो अभी भी मार्केट जो है वो पुल बैक के साइंस देगा। हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, माइट बी ड्यू टू द गैप अप ऑल्सो। आज देखिए अभी भी आप देखेंगे तो गैप फिल करने नीचे आया था, लेकिन यहाँ पे पुल बैक है। तो 24,800 अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक हम व्यू जो रखेंगे वो पॉजिटिव रखेंगे। सो अपसाइड में माइट बी 25,200 एंड 25,400 ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो बाइंग पे ही ध्यान रहेगा। 2 स्टॉक्स रहेंगे। देखिए पहला रहेगा रोजरी बायोटेक। रोजरी बायोटेक ने काफी अच्छा एक बाउंस किया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 650 टिल द लेवल्स ऑफ 850। उसके बाद कंसोलिडेशन है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है और अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हुआ है। आज का जो हाई है वो इसका एक वीकली रेजिस्टेंस है। सो 890 के अबोव अगर क्लोज आ रहा है तो बिल्कुल स्टॉक को आप अपने हायर हॉरिजॉन के लिए आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए किसी को ऐड करना है तो 870 का करंट मार्केट प्राइस है, बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 810, टारगेट 1020 एंड 1110। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा बीएसई का। देखिए काफी अच्छा एक पुल बैक दिया था स्टॉक ने। 2200 की जो लेवल थी उसका बेस बनाया था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 2960 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2540। अच्छा, 2960 के टारगेट, यहीं से तो रिवर्स हुआ था बीएसई, और यहां से रिवर्स होकर हमने 2200 रुपए के आसपास तक के भाव देखे। वहां से शेयर फिर ये चलना शुरू किया। 2638 रुपए का प्राइस है। और बीएसई के लिए कहा यह जा रहा है कि अगर सेबी का रेगुलेशन एफएनओ को लेकर जो आ रहा है, 7 बड़े पॉइंटर्स जो आपको हमने हाईलाइट करके बताए भी थे, कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी जो सख्ती की जाएगी, तो अगर वॉल्यूम वहां पर अगर घटता है तो उसका बेनिफिशियरी होगा बीएसई। और ये चीज़ जेफरीज ने भी हाईलाइट करके बताई थी। और कल भी ये शेयर दौड़ रहा था, आज भी 3% की तेजी, और अपने गेंस को लूज नहीं किया बीएसई ने आज के सत्र में। इस पर देखिए 2960 के टारगेट है सुमित जी की तरफ से, 2540 रुपए का स्टॉप लॉस। और रोजारी बायोटेक एक और शेयर, क्योंकि फार्मा को आप अवॉइड नहीं कर सकते। फार्मा थीम बहुत अच्छे से चल रही हाल फिलहाल, और उसके चलते आपको ये शेयर भी दिया जा रहा है। तो 2 शेयर हो गए सुमित जी की तरफ से। अक्षय जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि नतीजे बहुत ही रफ्तार में आ रहे हैं, अभी अभी बॉम्बे डाइंग के नंबर आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। उसके पहले प्रिंस पाइप के नतीजे आए थे, वो नतीजे भी हम लाने की कोशिश करेंगे। प्रिंस पाइप्स के नतीजे वैसे हर पैरामीटर पर ठीक दिख रहे थे, मार्जिन, आय, मुनाफा, क्या पता कोई वन ऑफ हो, लेकिन एक बार जरा उसको चेक करते हैं। प्रिंस पाइप के नतीजों को फिर से लेके आएंगे। प्रिंस पाइप पर एक बार जरा आप अक्षय जी व्यू दीजिए, क्योंकि एक रेंज में ही ये शेयर रहा है। हालांकि मॉनसून का भी कहीं ना कहीं प्ले है, इंफ्रा वाला भी प्ले है, लेकिन टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, क्या अभी और फिसलेगा ये? अगर आप करंट मार्केट रीडिंग देखें तो एक काफी लंबा रेंज कंसोलिडेशन रहा है प्रिंस पाइप्स में, और अभी फिलहाल जो लोअर एंड ऑफ द बैंड था ये स्टॉक का, उसको ब्रेक करा है उसने 660 के लेवल पे। तो हल्का सा एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव डेवलपमेंट है जैसे मैं अभी रीड कर रहा हूँ। कम से कम स्टॉक को 670 के ऊपर पिकअप करना पड़ेगा अगर आपको बाइंग का व्यू बनाना है। तो फिलहाल बाय ना करे, मिनिमम क्राइटेरिया है 670 क्रॉस करने दे, नहीं तो यहाँ से अगर और आपको करेक्शन दिखता है तो एक्सटेंड होके 600 तक जल्दी आपको प्रिंस पाइप दिख सकता है। तो नेगेटिव व्यू है, थोड़ा सा अवॉइड करने की मैं राय दूंगा। अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन बॉम्बे डाइंग इसको कंपनियों कहते हैं कि ये रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्ले भी है। मुंबई में इनके प्रोजेक्ट्स भी ठीक ठाक हैं, और एबिडा हालांकि बढ़ा है इसका। और बाकी पैरामीटर्स पर देखते हैं कि बॉम्बे डाइंग के नतीजे कैसे आए हैं। आय घटी है करीब करीब 10% के आसपास की। आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो 150 रुपये के आसपास का भाव था बॉम्बे डाइंग का, लेकिन के बाद बढ़ते बढ़ते देखिए 228 रुपए के आसपास के प्राइस है। नतीजा आने के बाद थोड़ी सी हम अपटिक देख रहे हैं बॉम्बे डाइंग पर। सुमित जी आप एक व्यू दीजिए, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। और
अभिषेक जी देखिए, ओवरऑल ब्रेथ अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव है। लास्ट टाइम जो अपना एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया था 220 225 का जो जोन था, एक फ्लैग ब्रेकआउट था, तो स्टॉक अभी भी वही रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो व्यू है अभी भी पॉजिटिव है। तो जिनके पास स्टॉक है आप बने रहें, जिनको न्यू पोजीशन बनानी है बिल्कुल यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने आज एक अपना रिट्रेस किया है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। सो यहाँ पे जिसके पास भी होल्डिंग है, आप यहाँ पे 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड टारगेट विल बी 265। ठीक है, 265 रुपए का टारगेट होगा बॉम्बे डाइंग के लिए। अक्षय जी थोड़ा सा आपको वेट करवाएंगे, और वेट इसलिए करवाएंगे क्योंकि आप शायद जो स्टॉक्स बताने वाले हो ना, आपका कन्विक्शन शायद डबल हो जाए, क्योंकि मानसून को लेकर यानी कि बारिश को लेकर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं, जो कि रूरल इकोनॉमी को, कमोडिटीज़ को, मानसून को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, हमने हेडलाइन में भी पढ़ा कि देश भर में 109% बारिश है, और जो भी डेफिसिट थी अब तक की वो सारी की सारी खत्म हो गई। थोड़ा सा अनइवन रेन रहा है, लेकिन आप बताएंगे कि आईएमडी ने क्या डेटा शेयर किया है? जो आईएमडी के मुताबिक जो अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है। 106% जो पूरे सीजन के लिए आईएमडी का अनुमान था, उनको लगता है कि अगस्त सितंबर में उससे भी ज़्यादा बारिश होगी। जैसा आप कह रहे थे, जुलाई के महीने में सामान्य से 9% ज़्यादा बारिश हुई है, 109% बारिश हुई है। और ओवरऑल जून और जुलाई की अगर देखें तो अभी सामान्य से 2% का सरप्लस दिख रहा है, और वही सरप्लस आगे भी रहेगा। लेकिन चिंता दो जगहों को लेकर है, वो है नॉर्थ ईस्ट और कुछ ईस्ट के इलाके हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जहां पर सामान्य से कम बारिश सेकेंड हाफ में भी रह सकती है। यूपी का, पूर्वी यूपी का जो हिस्सा है वहां कम बारिश हो सकती है। और अब तक बात करें जहां पर कम बारिश हुई है, उसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी के अलावा पंजाब और हरियाणा, दो मेजर एग्री बेल्ट है जहां पर अब तक काफ़ी कम बारिश हुई है। 40% से ज़्यादा कम बारिश इन दोनों राज्यों में हुई है। लेकिन अच्छी बात कहाँ है, तो वहाँ पर साउथ, जहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हुई है, इसके अलावा गुजरात, एमपी में भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मानसून को लेकर चिंता है। लेकिन अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं, और खास करके अगस्त का महीना काफ़ी अहम होता है, और सितंबर का महीना रबी सीजन के लिए काफ़ी अहम होता है, क्योंकि जो मॉइस्चर मिलता है आगे की फसलों के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत भले ही कमज़ोर रही हो जून का महीना, लेकिन मानसून की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है, और उम्मीद की जा रही है खरीफ तो बेहतर होगा ही, आगे सितंबर के लिए भी बेहतर मानसून होगा, मॉइस्चर बेहतर होगा, और दोनों ही फसलों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बारिश ठीक दिखेगी, लेकिन खरीफ के फसल के लिए जो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, थोड़ी सी चिंता की बात है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से बारिश थोड़ी सी पिकअप करे। अब सीधे चलेंगे अक्षय जी के पास। अक्षय जी की का शेयर रह गया है। अक्षय जी बताइए, आपका कौन सा शेयर है और क्या उसका मानसून से कोई कनेक्शन है? जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर पहला पिक है, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन जरूर है मॉनसून के साथ। तो अगर आप देखें एफएमसीजी पैक में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एचयूएल, जिसका एक बेहतरीन टेक्निकल सेटअप है, गए 5-6 दिन में तो सपाट ट्रेड हो रहा है, पर मोमेंटम रिगेन हो जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो 2767 और 2794 ये दो मेरे टारगेट्स बनेंगे एचयूएल के लिए, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2664। दूसरा रिकमेंडेशन है भारती एयरटेल। तो प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, गए 2 दिन में अच्छी खासी डे ट्रेडिंग में गेन्स देखने को मिले हैं, और ये गेन्स एक्सटेंड करने की उम्मीद कर रहा हूँ, जहाँ पे 1560, 1562 और 1581 ये टारगेट्स जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। ट्रेड में आप 1465 का स्टॉप लॉस बनाएं। ठीक है, तो एचयूएल हो गया, 2700 रुपये के आसपास का भाव है, उसको खरीदने की सलाह है। और अच्छी चीज़ ये है कि 2700 के आसपास ने एचयूएल ने एक बहुत ही बढ़िया सा बेस भी फॉर्म कर लिया है। पिछले अगर आप हफ्ते भर की चाल देखेंगे तो एक बार भी आपको ये 2700 के नीचे जाता हुआ दिखा नहीं है। ये 2712 रुपये का भाव है, 2767 रुपये का पहला टारगेट आपके लिए बनेगा। और दूसरा भारतीय एयरटेल 1562 और 1581 की टारगेट के लिए आपको खरीदना है 1465 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ये हो गए 2 अक्षय जी के शेयर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाजार में और भी बजिंग स्टॉक्स, ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स आपके लिए खोजने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और इस बीच ढेर सारे नतीजे जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और आप स्क्रीन पे देखेंगे अदानी एंटरप्राइज के जो नतीजे हैं वो आपको आते हुए दिखे हैं, जहां पे इस बार कंपनी का मुनाफा 1455 करोड़ है। आय अगर देखें तो वहां पे साल दर साल करीब 12% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन में भी सुधार हुआ है। एक बार अक्षय आपसे समझना चाहेंगे, अदानी एंटरप्राइज 2% का टिक दिखा रहा है। हालांकि आज तो कई सारे अदानी काउंटर्स में जोश है, पर खास तौर से इस 2% की तेजी के बाद कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं? मेरे हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे हैं और गए 4 दिन में एक एंटिसिपेशन में स्टॉक ने एक अच्छा रिकवरी रैली पेश करा है। ब्रॉडर नेचर ऑफ द स्टॉक एक रेंज में चल रहा है गए 2 महीने से और अपर एंड ऑफ द रेंज करीबन 3400 तक बैठ रहा है। तो ओवरऑल टारगेट एरिया आपका अगर आप बाय कर रहे हैं अडानी एंटरप्राइज तो 3400 रहेगा। अभी जस्ट नतीजे आए हैं तो थोड़ा चॉपीनेस जरूर रहेगा। तो अगर आपको एक डिप मिलता है 3150 तो रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ के अनुसार एक बेटर एंट्री रहेगा। ओवरऑल जिनके पास है उनको 3400 के लिए अडानी एंटरप्राइजेस में बने रहना है। के लिए अदानी एंटरप्राइज में आप बने रहें। देखिए नतीजे तो हैं ही और इसी के साथ साथ कई सारे अन्य स्टॉक्स भी हैं जहां पे ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। और आप देखिए टाटा पावर फाइनली जो है इसने करीब 460 का जो लेवल है उसको डिसाइसिवली क्रॉस किया है। 2% से ज़्यादा की आज तेज़ी है। और कल भी हमने देखा था कि पूरी पावर थीम अच्छी तरीके से प्ले कर रही थी। कल टोरेंट फार्मा पावर में धुआंधार तेज़ी थी, आज बारी टाटा पावर की है। एक बार सुमित आपसे समझना चाहेंगे कि कितना भरोसा कर रहे हैं आप इस ब्रेकआउट पे, क्योंकि देखिए मार्केट्स तो ऑल टाइम हाई है ही पर वॉलेटाइल भी हो रहे हैं। फिलहाल निफ्टी डे लो के आसपास है, पर टाटा पावर ये ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना है या अभी अभी थोड़े और कॉन्फिडेंस की जरूरत है? सुमित आपकी राय टाटा पावर पे? ओके, सुमित शायद हमारे साथ अभी नहीं है। एक बार अक्षय आप ही बता दीजिए टाटा पावर आप कैसे देख रहे हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है टाटा पावर में और करीबन ये ब्रेकआउट 450 के स्तर पे आज खुलते खुलते देखने को मिला है। वॉल्यूम्स काफी तगड़े हैं ब्रेकआउट के साथ, तो एक बहुत ही पॉजिटिव सेटअप है। और ओवरऑल आप निफ्टी को इसके साथ अगर ना कोरिलेट करके बाय करें तो पोजिशनली इसके टारगेट करीबन 495 से लेके 510 तक बनते हुए दिख रहे हैं। बस एंट्री है कि 4-5 दिन वन वे चल गए तो अभी लेके नहीं, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जिनको पोजिशनली 1-1.5 महीने के अवधि से बाय करना है बिल्कुल करंट रेट पे ले, पर जिनको माइक्रो टाइमिंग करना है तो थोड़ा सा डिप शायद कल परसों में आपको दिख जाए, क्योंकि 5 दिन वन वे चला है। तो अगर 455 से लेके 460 के रेंज में वापस एक बार ये आज हल्का डिप मिले तो वापस री एंट्री बहुत ही बेहतरीन मौका देगा आपको। ओवरऑल बाय करें, स्टॉप लॉस 440, टारगेट 495 बनेगा टाटा पावर में। टारगेट 495 बनेगा टाटा पावर के लिए। पोजिशनली आप एक बेट ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, पर स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसको हम आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बार ट्रैक ज़रूर करेंगे। पर नतीजों में डाबर भी फोकस में था। हालांकि नतीजे जो हैं ठीक ठाक आते हुए दिखे, पर अगर हम देखें तो कंपनी का ये ज़रूर कहना है कि रूरल मार्केट में एक सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ी थीम हम आप सबके लिए हाईलाइट भी कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि डाबर रेड टूथपेस्ट में जो है उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है और ओवरऑल वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं FY25 में। एक बार राघवेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये रूरल रिलेटेड थीम जो है हम अक्रॉस द सेक्टर्स देख रहे हैं, पर FMCG एज ए में काफ़ी रुझान आ रहा है। डाबर के नतीजों के बाद क्या टेक है? क्या FMCG के टॉप प्लेज में से आप डाबर को कंसिडर करते हैं? ये बताइए और साथ ही अपने टॉप रिकमेंडेशंस भी दीजिए अगर इस स्पेस पे आपका पॉजिटिव नजरिया है। गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। ब्रॉडली FMCG स्पेस में हमें 2-3 जो ट्रिगर्स हैं वो काफी बुलिश ट्रिगर्स इंडिकेट हो रहे हैं। पहला तो एक जो मॉनसून का प्रोग्रेस हुआ है पैन इंडिया लेवल पर अबव एवरेज मॉनसून है, तो इससे अर्बन कंजम्पशन रूरल कंजम्पशन स्टोरी बहुत अच्छी बढ़ेगी। सेकंड, एक बजट में जो बहुत बड़ा एम्फेसिस दिया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेके, उसको चलते हमें लगता है जो एक ब्रॉड डेमोग्राफी का डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगा, तो FMCG स्टॉक्स उसको चलते भी बढ़ेंगे। और हमें लगता है मार्केट पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा करेक्टिव मोड में रह सकता है, प्रॉफिट बुकिंग मोड में रह सकता है। और FMCG सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर देखा जाता है। जब भी मार्केट करेक्ट होता है
तो ये स्टॉक्स मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, ब्रॉडली हाई बीटा स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करते हैं। तो इन सभी कारणों को लेके गुड मॉनसून, बजट अनाउंसमेंट्स और डिफेंसिव प्ले, ये सब ट्रिगर्स या पिलर्स हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए, बेनिफिटिंग रहेंगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। स्पेसिफिकली डाबर इंडिया के अगर आप देखेंगे तो पिछले Q4 में उन्होंने जो कमेंट्री करी थी, वो कमेंट्री पे काफी खरे उतरे हैं अर्निंग नंबर्स, और जैसे कहते हैं वॉक द टॉक, मैनेजमेंट का वही रहा है। तो डाबर इंडिया 640 के प्राइस पर हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए ले सकते हैं, और इसमें 20% का अपसाइड बन सकता है। टारगेट 750 का आएगा। डाबर इंडिया एफएमसीजी स्टॉक स्पेस में एक सेफ एंड साउंड प्ले रहेगा। ब्रॉडली थोड़ा सा ओवरवेट कर सकते हैं बाकी सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग करके, एफएमसीजी सेक्टर में आप एक थोड़ा सा बुलिश बायस को लेके फ्रेश मनी यहाँ पर भी इन लेवल्स पर भी डाल सकते हैं। स्ट्रक्चरल स्टोरी थोड़ा बेनिफिटिंग रहेगा इस साल के कंपैरिजन में एफएमसीजी स्टॉक्स को लेके। ठीक है, डाबर इंडिया ग्रामीण भारत का ये प्ले है, और हमने देखा है कि 500 रुपये के आसपास का भाव था इसका अप्रैल में, वहाँ से चला है 650 रुपये का हो गया है डाबर इंडिया। सेफ स्टॉक, बढ़िया स्टॉक, अच्छे रफ्तार से चला है। लेकिन अभी अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे आए थे, और ख़बर ये भी आ रही कि कंपनी ने, बोर्ड ने फूड एफएमसीजी जो कंज्यूमर कारोबार है उसके डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। तो ये अपडेट अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से 0.25% ऊपर ये शेयर है नतीजों के बाद। लेकिन आपको ऑप्शंस में अभी कमाई के मौके कहाँ पर मिलेंगे, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन है आपके पास? नमस्कार सृष्टि जी। देखिए, बाटा में ब्रेकआउट आया है, बाटा में मोमेंटम था, फ्लैग पैटर्न बना था 75 मिनट के चार्ट पे, डेली चार्ट पे इनसाइड बार से ब्रेकआउट है, 75 मिनट के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो बाटा में एट द मनी कॉल बाई करना चाहिए 1600 रुपए का। जब ग्राफिक्स बनने भेजा था तब 54 रुपीज था, अभी 58 चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से भी बाई करके चल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस बनेगा आपका 40 रुपीज के आसपास का, सपोर्ट है 40 का, तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। 74 का पहला टारगेट रहेगा, और 74 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर ये 1600 का कॉल 90 रुपए तक भी जा सकता है। 375 का लॉट साइज है, 5250 के राउंड की रिस्क रहेगी। 7500 का इनिशियल रिवॉर्ड है, 1:1.5 का है, लेकिन 90 रुपए अगर टारगेट अचीव होता है तो ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो बाटा में 1600 रुपए का कॉल लेके चलना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, बाटा के लिए कल एक्स डिविडेंड डेट थी। 1600 वाली कॉल आपको मिलेगी अब 58 रुपये पर। इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा भाव बढ़ गया है, 54 रुपये बता रहे हैं अंशुल जी कि 58 रुपये हो गया। उस भाव पर भी आप ले सकते हैं। लक्ष्य 74 रुपये, स्टॉप लॉस 40 रुपये, अधिकतम मुनाफा 7500, अधिकतम नुकसान 5250। ये बाटा जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का भी स्टॉक है ये, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हाल फिलहाल उनका ये कहना है कि नहीं, विस्तार भी करेंगे वो, और कहीं ना कहीं जो रिकवरी आ रही है रूरल रिकवरी जो हो रही है उसका भी फायदा मिलेगा बाटा को। बाटा पर एक राघवेंद्र जी आप भी व्यू दीजिए। अंशुल जी, आपका बहुत शुक्रिया ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी को हाईलाइट कराने के लिए। राघवेंद्र जी, बाटा क्या मौजूदा भाव पर निवेश के लिए पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है क्या? काफी मुश्किल सवाल है अगर पूछा जाए तो। मार्केट 25,000 लेवल्स पर है, जो कि लाइफ हाई लेवल्स पर है, और बाटा इंडिया बहुत एक्सपेंसिव मल्टीपल है, 60+ के मल्टीपल पर है। तो जब ये दोनों सिचुएशन होती है तो एक बहुत डिफिकल्ट कश्मकश हो जाती है कि एक लाइफ हाई लेवल्स पर मार्केट है और वेरी एक्सपेंसिव पी मल्टीपल पर एक स्टॉक है। तो उस वक्त अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे क्या, जब थीमेटिक स्टोरी अच्छी चल रही है? तो हमें लगता है हम करेक्शन का वेट करेंगे, और 1450 का एक लेवल अगर आता है, स्टॉक में 10% का करेक्शन होता है, तो एक बेटर एंट्री लेवल होगा। हमें ओवरऑल थीम पसंद है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, डेमोग्राफी, जो एवरेज फुटवेयर पर कैपिटा है इंडिया का वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, उसके चलते थीम अच्छी है। मगर प्राइस करेक्शन में 1450 एक नंबर पर हम बेटर एंट्री सोचेंगे। मार्केट अगर थोड़ा करेक्ट होता है तो ये संभव होगा। तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के चलते वेट एंड वॉच, करंट लेवल्स पर हम बाटा बाय नहीं करेंगे।
ठीक है, बाटा बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, वैल्यूएशन थोड़ा सा कूल होने दीजिए, तब आपके लिए बाय के मौके मिले। वैसे हमारी टिकटिंग लगातार अपडेट कर रही है कि आरपीजी ग्रुप वाले जो शेयर्स, गोयनका ग्रुप वाले जो शेयर्स हैं ना, वो चल रहे हैं। आरपीएसजी वेंचर्स वो चल रहा है, सीएससी आप लेकर आइए वो भी चल रहा है। पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जब से मैनेजमेंट ने ये कहा कि अगले 5 साल में हम मुनाफे को बढ़ाकर 5 गुना करेंगे, पीसीबीएल की रफ्तार नहीं थम रही है। आज एक और नया हीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है, वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। 301 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, 309 रुपये का आज इसने हाई बनाया है। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, मतलब दम है इसमें। इस पर राय दीजिए आप सुमित जी। फर्स्ट सोर्स एग्जैक्टली 300 पर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम आपको लगता है कि ये कैरी करेगा? और जो इसमें लॉन्ग है, क्योंकि 250 रुपये के भाव से लगातार ये शेयर चल रहा है, कहां तक आपको जाता हुआ दिख रहा है ये? बिल्कुल स्टॉक में होल्ड रहना चाहिए, लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं रहेगा। अब आज के सेशन की से बात करें तो ऑलरेडी ये स्टॉक 10% अप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि जब आप डेली में देखेंगे तो ओवर हीटेड है, आरएसआई ओवर बॉट में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की हमें आशा है। लेकिन ये जो डिप्स मिलेगी इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग डिप्स टिल द लेवल्स ऑफ 275 टू 280। तो ये अगर आपको मिल रहा है चांस तो वो आप फिर से एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। जो फ्रेश अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री ले रहा है 275 के नियर बाय, तो 260 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब यहाँ पे अगर वीकली की बात करें तो स्टॉक ने अपना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट दिया हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर जो टारगेट देखेंगे तो वो करीबन 340 और 380, ये 2 टारगेट्स के लिए आप खड़े रह सकते हैं। ठीक है, 340, 380 अगर आपके पुरानी होल्डिंग है तब तो बने रहिए, फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है स्टॉक। ये 240 से एक तरफा रफ्तार रही है 300 की तरफ की। बाजार पर नजर डालेंगे तो पिछले आधे घंटे में बहुत कुछ चेंज हुआ नहीं है। निफ्टी एक रेंज में ही है, 25,000 के स्तर को के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तर से 400 अंक टूटकर अब 80 अंक नीचे है, 51,480 का स्तर है। लेकिन बाजार की शुरुआत से लेकर अब तक का जो सत्र बीता है उसमें कौन सी खबरें आई हैं और उसका असर कौन से शेयरों पर पड़ा है, ये जरा जान लेते हैं। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, कौन सी खबरें थी और कहां एक्शन हो रहा है? जी हाँ, तो आज भी कई सारे नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं डाबर इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कहीं पे जो मुनाफा है जो बढ़ के 7% से बढ़ा है वाई बेसिस पे। इसी के साथ साथ अगर हम एबिडा मार्जिन की बात करें तो कहीं 8.3% से जो एबिडा है उसमें भी सुधार देखने को मिला और एबिडा मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला। और इसी के साथ साथ कंपनी का मानना यह है कि कहीं पे वॉल्यूम ग्रोथ जो था वो 5.2% पे था और इसमें एक पॉजिटिव साइड ये था कि कहीं पे रूरल डिमांड जो थी उसने कहीं पे आउटपेस किया है अर्बन डिमांड को, और इसी के चलते हुए हमें देखा कि एक तेज़ी आज के दिन में पूरे दिन में डाबर में हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस की, क्योंकि इसके भी अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे जो रेवेन्यू है उसमें 12% का अपटिक देखने को मिला था। अगर हम पैट की बात करें जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक लगभग 100% से भी ज़्यादा अपटिक जो है वो वाई बेसिस पे हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ एबिडा मार्जिन है वहाँ पे भी एक अच्छा खासा 300 बेसिस पॉइंट का सुधार भी देखने को मिला था और इसके चलते हुए एक अच्छे नंबर्स अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से भी हमें देखने को मिले थे। अगली बात करते हैं अरविंद फैशन की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें कंसोलिडेटेड आई की तो उसमें 10% का एक ग्रोथ देखने को मिला था। इसी के बाद कहीं पे कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में इसी क्वार्टर में कहीं पे 4 करोड़ का जो घाटा रजिस्टर किया था उसके अगेंस्ट कहीं पे इस क्वार्टर में उन्होंने 13 करोड़ प्रॉफिट जो है वो बुक किया है और इसी के साथ साथ एबिडा मार्जिन है वहाँ पे भी एक 120 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिला था। अगली बात करते हैं जी शिपिंग की, क्योंकि अगर हम बात करें उसके रेवेन्यू की तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक 10% से भी ज़्यादा जो अपटिक है वो आज के दिन में हमें देखने को मिला था। कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे भी जो मुनाफा जो है वो अभी 812 करोड़ पे है, जो कि पहले 576 करोड़ पे था वाई बेसिस पे। एबिडा मार्जिन में भी लगभग 150
1000 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिला था। अभी एबिटा मार्जिन जो है वो अभी 60% पे है। और आखिर में बात करते हैं सन फार्मा की, क्योंकि अगर इसके नंबर्स में भी बात करें तो कहीं पे जो मार्जिन है उसमें बीट देखने को मिला था। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी जो एक्सपेक्टेड लाइंस थे उसके ऊपर ही थी, क्योंकि अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड आय की तो उसमें 6% का ग्रोथ देखने को मिला और कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है वो 40% से बढ़ा था। और इसी के साथ एबिटा मार्जिन जो है वो भी 27.9% से बढ़कर 28.5% पे चले गए थे। तो आगे जाके इन सब स्टॉक्स पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नंबर जो है इन सब स्टॉक्स में आज के दिन में हमें देखने को मिले। जोमेटो के नंबर आगे भाई। वाह, ये कई सारे नंबर्स हैं जहां पे हमें रखनी है नज़र। और साथ ही अगर हम देखें तो सन फार्मा के भी नतीजे आए थे। हालांकि यूएस सेल्स ने इनको काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, इसके चलते स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। पर इसके अलावा अन्य फार्मा काउंटर्स की हम बात करें तो वहाँ पे शानदार मूव है। पर इस बीच जोमेटो के भी नंबर्स आ गए हैं। अब जोमेटो के नंबर्स अगर हम देखें तो कंपनी का जो आय है वो लगभग 18% बढ़ती हुई दिखी है। 4,206 करोड़ कंपनी ने अपनी आय दर्ज की है, जो कि काफ़ी अच्छा जंप है। इसके अलावा आप मुनाफा देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ के भी ऊपर इस बार कंपनी का मुनाफा दर्ज किया गया है। अनुमान जो है 235 करोड़ था, तो जी हाँ, वहाँ पे 20 करोड़ का बीट देखने को मिल रहा है जोमेटो के अर्निंग्स में। और कुछ एक और अनाउंसमेंट्स की भी उम्मीद की जा रही थी। जोमेटो के नंबर से देखते हैं किस तरीके की अनाउंसमेंट्स आती है। और साथ ही साथ स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक भी आ रहा है, लगभग 0.2% की तेज़ी है। पर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अपने प्रीवियस हाइस को ये क्रॉस कर रहा है, तो देखना ज़रूर होगा। इसमें खास तौर से इम्पॉर्टेंट होगा कि इनका ब्लिंकिट जो डिवीज़न है उसका टर्न अराउंड होते हुए तो हम सभी ने देखा, बट अब वो अपने नंबर्स को किस तरीके से बिल्ड कर रहा है, ब्लिंकिट के नंबर्स पर खास तौर से हमारी नज़र रहेगी। तो जोमेटो के नंबर्स अच्छे हैं। क्विकली एक बार अक्षय आपसे इंपॉर्टेंट लेवल समझना चाहेंगे। देखिए 230 के ऊपर निकला तो कहाँ तक जाने की तैयारी है? इसके बाद हम फिर अपने दर्शकों के लिए कुछ ऑपरेशनल अपडेट्स लेकर आएंगे, पर पहले आप एक बार टेक्निकल चेक दे दीजिए। टेक्निकल चेक में नतीजे तो बेहतरीन है ही, और जैसे आपने सही कहा कि प्रायर हाई जो था 230 ये पार कर चुका है अभी, तो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वॉल्यूम्स भी स्ट्रांगली पिक हो रहे हैं। तो एक मोमेंटम चेज जिनको करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डेज लो का बना के बीटीएसटी के तौर पे आप बाय कर सकते हैं। पर मैं कहूंगा नतीजों के बाद हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे का सिलसिला है स्टॉक में। तो मैं कहूंगा अगर आप पोजिशनली बाय करके, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि आपको 275 280 2 से 3 महीने की अवधि में दिखी जाएंगे इसमें। तो मैं कहूंगा थोड़ा पोजिशनली इसमें बाय करें, या है तो आप होल्ड करें। मोमेंटम चेज करें तो आपके लिए डे लो का ही स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नतीजों के बाद। पर फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव टेक्निकल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव है। पर इस बीच देखिए नंबर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में ही उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है, और इबिटा में भी 100% से ज़्यादा का उछाल है साल दर साल। हालांकि जो इबिटा है वो 177 करोड़ पे आया है, और मार्जिन्स भी देखिए लगभग दुगने होते हुए दिखे हैं। 2.4% मार्जिन से अब जो मार्जिन है वो 4.2% पर आए हैं। हालांकि जो मार्जिन का फिगर है वो इन लाइन बताया जा रहा है जो मार्केट उम्मीद करके चल रहा था। पर जी हाँ, काफ़ी अच्छे नतीजे। कुछ समय में मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, उनकी प्रेस रिलीज पे भी नज़र रहती है, वो आगे की कुछ और चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो जोमेटो पे आप नज़र ज़रूर बनाए रखिए। एक अच्छा मूव है, टेक्निकली भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और आप देखेंगे कि एक शार्प स्पाइक नतीजों के बाद जोमेटो पे। हम लौट के फिर आएंगे, जोमेटो के बारे में एक और बार चर्चा करेंगे जब इसके एक्सपेक्टेशंस आएँ। पर इसके अलावा हम बात कर रहे थे सन फार्मा की, नतीजे कुछ खास नहीं रहे, पर अन्य फार्मा काउंटर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप डॉक्टर रेड्डीज ले लीजिए, लुपिन ले लीजिए, जाइडस ले लीजिए, इन सब में एक अच्छा मूव है। एक बार प्रदीप आपसे समझना चाहेंगे कि फार्मा स्पेस में से कोई अच्छा बेट आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी में एक अच्छा मूव है। कोई स्टॉक जो कि आपके रेडार पे हो? देखिए तो फार्मा इंडेक्स ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और ल्यूपिन इनफैक्ट हमने पिछले दिनों एक पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था जिसके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। हालांकि सेटअप अभी भी अच्छा है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड जरूर से कर सकते हैं। और सिमिलर काइंड ऑफ अपमूव हमने डीवीएस लैब में भी देखी है। डीवीएस लैब में भी मेरे हिसाब से जो इसके ऑल टाइम हाई थे इसकी और ये बढ़ रहा है। इसके रिकॉर्ड हाई बने थे अक्टूबर 2021 में 5425 के। तो हमारे हिसाब से ये आगे चल के आने वाले कुछ महीनों में इन हाइस को छू सकता है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से एक ओवरऑल पॉजिटिव व्यू बनेगा, और ऑन द लोअर साइड
एक डिसेंट सपोर्ट जोन 4660 4700 के रीजन में, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ बीवी स्लैब में भी पॉजिटिवली होल्ड करेंगे। मेरे हिसाब से एक बायोकॉन में ध्यान रखा जा सकता है। एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस का फेज हमने इसमें देखा है। 2020 में इसके ऑल टाइम हाई बने थे और रिसेंटली हमने मंथली चार्ट्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए देखे। रिसेंट पास में एक अच्छा बढ़त बढ़ने के बाद ये थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर से हो रहा है, पर जिस हिसाब से इसका ओवरऑल सेटअप है, मेरे हिसाब से 325 320 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए और जो 487 के टॉप बने थे, आने वाले 1-1.5 साल में ये इसकी और बढ़ सकता है। तो बायोकॉन पे भी मेरे हिसाब से इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर आया है, इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। एक बार फिर से ये काउंटर रीबाउंड दिखा रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है खबर गरम है। तो कौन सी खबर फिलहाल गरम दिख रही है, आइए ये समझते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोज की तरह। शरद, बताइए कौन सा स्टॉक है आज फोकस में, कहाँ पे है खबर? जी बिल्कुल, फोकस में रहेगा ब्लू जेट हेल्थ केयर। और हमारी जो डीलर्स से बातचीत हो रही है तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है HNI बाइंग देखने मिल रही है और एक मार्की इन्वेस्टर का भी पोजीशन बढ़ रहा है, ये जो है एनालिस्ट का मानना है। अभी ऑफकोर्स वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 20 डे एवरेज पे जो है वॉल्यूम पे ट्रेड हो रही है स्टॉक। और इसमें ऑलरेडी अगर दिग्गज इन्वेस्टर्स की बात करें इस कंपनी में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो इंक्लूड करते हैं वैक्वेस्ट और नॉर्जेस बैंक, जो कि आपकी RBI कहेंगे आपको नॉर्वे की। इसके अलावा जो है Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो 7 अगस्त को अर्निंग्स आने वाले हैं। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नतीजे स्ट्रॉन्गर साइड में रहेंगे। हाल ही में कंपनी ने कमीशन भी किया एक मल्टी प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाली ब्लॉक का, जहां पे फार्मा इंटरमीडिएटरीज की मैन्युफैक्चरिंग होगी। और इसके अलावा कंपनी ने वैलिडेशन बैचेस, जो कि फार्मा सेगमेंट का एक और बिजनेस है, उसके भी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो खबर जो यही है कि ब्लू जेट हेल्थ केयर में HNI बाइंग देखने मिल रही है, जहाँ पे मार्की नेम्स का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे। तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करनी है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और आपके लिए कुछ BTST आइडियाज़ भी लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। बाजार एक रेंज में ही है, 24,990 यानी कि 25,000 के आसपास टिकने की कोशिश है। देखते हैं कि क्लोजिंग क्या होती है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग जरूर आई है और आप इस वक्त निफ्टी बैंक को देखेंगे तो 50-51 अंक आपको ऊपर दिखेगा। 51,600 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। हालांकि अभी भी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो हम कह सकते हैं कि मंदी के पक्ष में ज़्यादा है। 1:2 का रेशियो है एडवांस का डिक्लाइन का। 800 शेयर है मजबूत, उसके मुकाबले 1600 शेयर है कमजोर। और ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा FNO के आंकड़ों में भी। आज एनर्जी शेयरों से इस बाजार को सपोर्ट है और कुछ फार्मा और कंजम्पशन वाले शेयर भी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ONGC ये आपको देखेंगे। लेकिन एक स्टॉक जो अकेले दम पर बाजार को हिला सकता है या फिर थोड़ा घुमा भी सकता है, वो है HDFC बैंक का शेयर। HDFC बैंक देखिए अब ये डे हाई पर जाकर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। करीब 1.5% के आसपास की मजबूती हो गई है। आज हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने आपको इसमें ऑप्शंस के जरिए 1650 वाली कॉल में खरीदारी करने की सलाह दी थी और अब ये 1.5% ऊपर आपको शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 1640 रुपए के आसपास का भाव है HDFC बैंक का। लेकिन इस बीच TVS मोटर के जुलाई बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। व्हीकल बिक्री 8.5% बढ़ी है। 3.5 लाख यूनिट पर ये नंबर आया है TVS मोटर का। ई स्कूटर की बिक्री में 61% का बढ़िया वाला उछाल है। 21,442 यूनिट की बिक्री उनकी है। शेयर है 2% ऊपर। मोटरसाइकिल बिक्री बढ़ी है 4.5% के आसपास। आज बजाज ऑटो ने भी अपने नंबर दिए थे। उसके अलावा M&M, टाटा मोटर, एस्कॉर्ट्स, ये सारी कंपनीज के भी नंबर्स आए। सृष्टि हमारे साथ बनी हुई है और सृष्टि ऑटो बड़े अच्छे से ट्रैक करती हैं। सृष्टि, अब तक के जो नंबर्स आए हैं कंपनियों की बिक्री के आंकड़े के, कैसे दिख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मॉनसून के चलते थोड़ा सा डिसरप्शन है बिक्री पर?
नहीं अभिषेक, मानसून तो नहीं, पर जी हाँ, जो हीट वेव्स हमने देखी थी खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, उसके चलते कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कहना ये ज़रूर है कि जो फुटफॉल है उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, खास तौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और हम उसका असर भी देख रहे हैं क्योंकि उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हुए दिखे हैं। अगर आप बात कर ले M&M ऑटो की, तो वहाँ पे निराशा हाथ लगी है। महीने दर महीने 4% वहाँ बिक्री घटी है। वहीं टाटा मोटर्स के नतीजों ने भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट दोनों में ही निराश किया है। इवन अगर हम देखें अशोक लेलैंड के भी नंबर्स जो हैं, हम 15,000 की उम्मीद कर रहे थे, करीब 14,000 के आसपास ये आंकड़ा आया है, तो वहाँ पे भी निराशा हाथ लगी है। तो अगर देखें पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, ये दोनों में तो अच्छा प्रदर्शन इस महीने नहीं देखा हमने। अच्छा देखा है प्रदर्शन, ये हम अपने दर्शकों को भी बोल रहे थे कि टू व्हीलर सेगमेंट पे आप ध्यान जरूर रखिएगा, और खास तौर से बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जो कि साल दर साल डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकते हैं। अब बजाज ऑटो की बात करें तो साल दर साल 11% बिक्री बढ़ी है, पर नतीजे जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक है। वहीं TVS मोटर्स भी नतीजे आप देखें तो वो भी उम्मीद के मुताबिक है, 3.5 लाख वहाँ पे बिक्री है। और साथ ही आखिरी में अगर ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो वहाँ पे भी हालांकि महीने दर महीने एक सीजनैलिटी के इफेक्ट के चलते गिरावट ज़रूर है, पर नंबर्स ख़राब नहीं है, इवन कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर सेगमेंट जो कि आज सभी काउंटर्स जो हैं अपने आप को होल्ड भी कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान ज़रूर रखना है। नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। साथ ही ट्रैक्टर डिवीज़न अगर हम देखें तो कुछ नतीजे भी आए हैं स्कॉट्स की तरफ से, और साथ ही अब जो कमेंट्री है सेकंड हाफ के लिए वो काफ़ी अहम हो गई है, क्योंकि सोइंग सीज़न भी है और फिर मानसून भी इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है। और साथ हम देखें तो इस बार भी नतीजों ने निराश नहीं किया है एटलीस्ट। तो ये हमने देखा कि ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे, पर इसी के साथ कुछ एक और काउंटर्स पे राय भी लेंगे। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक बार हीरो मोटोकॉर्प पे आपसे राय चाहिए, क्योंकि देखिए अब वो कई सारी चीज़ें फैक्टर इन होने लगती हैं। तो क्या मार्केट ये उम्मीद करके चल रहा है कि नतीजे जो हैं वो ख़राब रह सकते हैं, इसीलिए शायद स्टॉक में गिरावट है? और टेक्निकली आप कैसे इसे प्लेस देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प को, कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं? ये हीरो मोटोकॉर्प के लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे जो मेजर ब्रेकआउट आए थे वो लास्ट ईयर नवंबर मंथ में आए थे, जब जो इसके ऑल टाइम हाई थे और सब्सिक्वेंट टॉप्स बने थे। तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने 3350 के आसपास हमने देखा था ब्रेकआउट, और उसके बाद हमने सब्सिक्वेंट मंथ्स में बहुत अच्छा अपमूव देखा है। कैलेंडर 2023 में ये 51% ऊपर था, 2024 में अभी तक ये 29-30% ऊपर है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये 34 DMA के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और यही रेजिस्टेंस हम क्रॉस ओवर इसका अवेट करेंगे फ्रेश पॉजिटिव व्यू लेने के लिए। और ये हर्डल करीबन 5535 पे प्लेस्ड है, तो हमारे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इसका थोड़ा सा बायस नेगेटिव है। 55-35 का ऑन द हायर साइड ये डिसाइसिवली क्रॉस करता है, फिर ही हम इसमें फ्रेश पॉजिटिव लॉन्ग व्यू लेने की एडवाइस देंगे। ठीक है, हीरो मोटो पर ये व्यू, लेकिन आज देखिए आप M&M, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, ये सब जो शेयर हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल हैं। 5,371 रुपये का भाव है हीरो मोटो का, लेकिन बाजार 25,025 का स्तर है, और अब ये देख के लग रहा है कि नहीं, आज की क्लोजिंग 25,000 के ऊपर की पक्की हो जाएगी। और सपोर्ट मिला है HDFC बैंक से बहुत ही शानदार। HDFC बैंक है डे हाई पर 0.25% की तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि BTST या फिर STBT, BTST आएंगे, STBT कहाँ होंगे बाजार में। BTST की रणनीति क्या है? शुरुआत करेंगे अक्षय जी आपसे, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी, BTST के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1415 का करंट मार्केट प्राइस है। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन का पॉसिबल ब्रेकआउट देख रहा हूं मैं, जो बुलिश पैटर्न है, और अब इसका टारगेट एरिया करीबन 1480 से 1500 तक बैठेगा, और स्टॉप लॉस 1380 का रहेगा। तो बाय यूनाइटेड स्पिरिट्स BTST के दायरे से। टारगेट क्या बताया अक्षय जी आपने? यूनाइटेड स्पिरिट्स करंट मार्केट प्राइस 1415 है। टारगेट 1480 फर्स्ट टारगेट, हाँ, सेकंड टारगेट 1510, स्टॉप लॉस हाँ 1375। ठीक है, 1375 का स्टॉप लॉस,
1480 और 1510 ये दो टारगेट होंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। इस बीच दो कंपनियों के नतीजे आए हैं, केएसबी पंप्स के नतीजे आए हैं और वेल्सपन एंटरप्राइजेस के शायद नतीजे आए हैं। इसको भी जरा चेक करेंगे, लेकिन पहले बीटीएसटी हम थोड़ा खत्म कर लेते हैं। सुमित जी, आपका शेयर कौन सा होगा? स्टॉक रेडार पे रहेंगे, दोनों बीटीएसटी के कैंडिडेट्स हैं। देखिए, पहला है मारुति। आज सुबह गैप अप हुआ था, गैप फिल करके नीचे आया है, लेकिन यहीं से देखिए रिबाउंड भी मिला हुआ है। तो 13,300 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 13,080 रुपए का फॉर द टारगेट ऑफ 14,000। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा अल्ट्राटेक का। देखिए, अभी जस्ट डे हाई के नियर बाय ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस है 11,970। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 11,800 का फॉर द टारगेट ऑफ 12,400 एंड 12,700। ये 12,000 रुपये वाले स्टॉक ही पसंद आ रहे हैं सुमित जी को। मारुति 13,000 वाला स्टॉक, अल्ट्राटेक 12,000 वाला स्टॉक। तो मारुति और अल्ट्राटेक में आपके लिए बीटीएसटी करने की सलाह है। इस बीच समय तो कम है, से बाजार बंद होने में 4 मिनट का समय रह गया, लेकिन फटाफट एक व्यू जरूर लेंगे वेल्सपन एंटरप्राइजेस को लेकर। आप देखिए, एबिडा में 33% का, यानी कि कामकाजी मुनाफा 33% बढ़ा है। 140 करोड़ रुपए पर एबिडा पहुंच गया है। ये स्टील पाइप बनाने वाली कंपनी है वेल्सपन एंटरप्राइजेज। 565 रुपए का भाव है और कुछ सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है। इस पर अक्षय जी आप ये एक व्यू दीजिए, क्विकली एक व्यू दीजिए वेल्सपन एंटरप्राइजेज, फिर हम चलेंगे प्रदीप जी के पास। सपोर्ट है, एक हल्की सी डिप कंफर्ट देगा फ्रेश एंट्री के लिए। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, बट री एंट्री के लिए आप 540 ये मैं मान के चल रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन रेट है। तो 540 पे बाय कीजिए। 518 का स्टॉप लॉस रहेगा और ओवरऑल शायद 10-15 ट्रेडिंग सेशन आप होल्ड करें तो आपको 6 तक टारगेट बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, 100 रुपए की ऑलमोस्ट एक तरफा चाल वेल्सपन की रही है, लेकिन आप 540 के आसपास अगर मिल जाए तो बेहतर है, बढ़िया है। प्रदीप जी, आप अपना शेयर बताइए सर। बीटीएसटी के लिए मैं ब्लू स्टार लिमिटेड रेकमेंड करना चाहूंगा। पिछले 3 दिन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। इसके आरडी चार्ट्स पे 1760 के करंट रेट से इसको लिया जा सकता है। 1715 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1825 के टारगेट रहेंगे। ब्लू स्टार में आपको खरीदारी करने की सलाह है। 1759 रुपये का भाव है और करीब करीब 2% के आसपास की तेजी पर यह कारोबार कर रहा है। लास्ट के 1 घंटे में ठीक ठाक हमने इसमें पुलबैक देखा है। अच्छा, इस बीच ना एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास कोयला ट्रेडिंग को लेकर। सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाजार बंद होने वाला है, लेकिन ये खबर एक्नॉलेज कर लेंगे, बड़ी खबर आएगी, इस पर हम नज़र जरूर डालेंगे थोड़ी देर में। प्रकाश हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाएंगे। लेकिन अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज फाइनली जाके 25,000 की क्लोजिंग हम देखेंगे। 25,011 का वो स्तर है, 0.25% ऊपर 60 अंकों की बढ़त आपको निफ्टी में दिखेगी। निफ्टी बैंक की बात करें तो हालांकि हमने 51,800 के ऊपर भी स्तर देखे थे, लेकिन लोअर लेवल से देख रहे हैं कि रिकवरी है, उसको हम ठीक ठाक ही कहेंगे। 75-80 अंक ऊपर है और अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे निफ्टी बैंक में ना, इकलौता अकेले उसको आज सपोर्ट कर रहा है एचडीएफसी बैंक का शेयर। 0.25% की बढ़िया तेजी है निफ्टी बैंक में। वेटेज के लिहाज से बात करें 29% का अकेले वेटेज है और निफ्टी बैंक अगर हारे में दिख रहा है तो उसकी वजह यह कि एचडीएफसी बैंक तेजी में 371 अंकों का योगदान है और एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा चल रहा है। हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, बताइए क्या खबर है आपके पास। डेवलपमेंट है जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से सरकार देश में पहले कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज को स्थापित करने जा रही है। औपचारिक तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय ने फाइनल कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और अब इसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। इसका मतलब यह है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही देश में पहले कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। ये काफी मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कोल सेक्टर की बात करें, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, अगर इसकी बात करें, इस साल के पहले कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज के गठन की बात की जा रही है। इसकी तैयारी कोल मिनिस्ट्री ने की है। इसका मतलब यह है कि कोल मार्केट को कम्प्लीटली ओपन अप किया जाएगा। बायर और सेलर्स के पास ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ऑप्शंस होंगे जहां पर वो सरप्लस कोल को बेच सकते हैं। कमर्शियल कोल माइनिंग के तहत जो कंपनियां आ रही हैं उनके पास ऑप्शनल
ऑप्शन बढ़ जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड को भी इस बात दी जा सकती है कि लॉन्ग टर्म लीकेजेस जो उसके पास हैं, उस कमिटमेंट्स को पूरा करने के बाद अगर उसके पास सरप्लस कोल है तो वो एक्सचेंजेस के थ्रू बेच पाए। कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटर प्राइसिंग मैकेनिज्म की उम्मीद की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें। ठीक है प्रकाश ठीक है, आपको रोकेंगे। देखिए बाजार बंद होने वाला है, लेकिन निश्चित तौर पर कोल इंडिया को लेकर एक बढ़िया खबर है, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो जाएगी और कोल इंडिया के बाद जो सरप्लस कोयला होता है उसको बेचने की आजादी मिल जाएगी। निश्चित तौर पर एक बड़ा ये डेवलपमेंट होगा। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है, देखते हैं इस पर आधिकारिक मुहर कब तक लग जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर कोल इंडिया आप देखिए 3.5% ये शेयर ऊपर है, 540 रुपए का भाव है। हालांकि आज हम नतीजों का इंपैक्ट भी कोल इंडिया के शेयर में देख रहे हैं, लेकिन 25,004 यहां तक जाकर निफ्टी रुका है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, देखते हैं सेटल होने पर 25,000 के ऊपर की हम क्लोजिंग देखते हैं या नहीं देखते हैं। 52 अंक ऊपर, 0.25% की तेजी। सेंसेक्स 126 अंक ऊपर, 81,867। आज निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, निफ्टी मिड कैप ने, सारे के सारे इंडेक्स ने आज अपना नया हाई बनाया है। निफ्टी बैंक की बात करें 53,000 के ऊपर के आपने स्तर देखे हैं। 2,000 अंकों की गुंजाइश हम कहेंगे कि अभी भी है निफ्टी बैंक में। लेकिन आज सिर्फ अच्छी चीज यही है निफ्टी बैंक में कि हरे निशान में बंद हो गया। अच्छा, ये डाइवर्जेंस हम पिछले दिनों में कई बार देख चुके हैं कि अकेले एचडीएफसी बैंक निफ्टी बैंक को सहारा देता हुआ दिखा है। आज के सत्र में देखिए 12 में से 10 शेयर कमजोर रहे। सिर्फ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ही निफ्टी बैंक में वो शेयर रहे जहां पर मजबूती रही। करीब 2% के आसपास की तेजी एचडीएफसी बैंक में। डे हाई पर क्लोज हुआ है 1650 रुपए का भाव। और अगर सुबह से लेकर अब तक आपने ईटी नाउ स्वदेश देखा होगा तो आपको ऑप्शंस के जरिए भी हमने एचडीएफसी बैंक में कमाई के मौके बताए। हमारे 2 एक्सपर्ट रहे जिन्होंने आपको ये कॉल बताई है 1650 वाली एचडीएफसी बैंक की। सुबह अजीत मिश्रा जुड़े थे, उन्होंने बताई थी, और एक और एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी आपको 1650 वाली कॉल में खरीदारी करने की सलाह दी थी। तो बाजार की हम कहेंगे कि अच्छी तो बहुत नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे कहीं ऊपर था बाजार, लेकिन एक ठीक ठाक संतुलित सधी हुई क्लोजिंग जरूर है 25,000 के आसपास। 52 अंक ऊपर। एनर्जी शेयरों ने आज बाजार को सपोर्ट देने का काम किया। फार्मा में, कंजम्पशन में, बैंकिंग में भी कुछ स्टार रहे। पावर ग्रिड आज 4% ऊपर बंद हुआ, निफ्टी का टॉप गेनर रहा। दूसरी साइड पे ऑटो शेयरों ने थोड़ा सा ड्रैग किया आज। एमएनएम, हीरो मोटो ये शेयर कमजोर दिखे, टाटा मोटर भी कमजोर रहा। और बैंकिंग में एसबीआई ने भी थोड़ा सा मूड खराब करने का काम किया। ओवरऑल बट एक मिला जुला हम सत्र कहेंगे। तीनों के तीनों हेडलाइन इंडेक्स आपको कम से कम हरे निशान में क्लोजिंग करके दिखाते हुए जा रहे हैं। लेकिन एडवांस डिक्लाइन 863 शेयर मजबूत, 1656 शेयर कमजोर। ये रही कहानी आज की। हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 2 गिरने वाले शेयर बाजार में रहे। चलिए इसी के साथ ये शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि उनके डिस्क्लोजर्स क्या हैं। अक्षय जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कोई डिस्क्लोजर आपका? जी, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग है नहीं, पर जो शेयर डिस्कस करे शो में, कुछ शेयर्स हमने क्लाइंटों को भी रेकमेंड कराए। ठीक है, सुमित जी। देखिए, जो भी स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया है, माइट भी हमने अपने क्लाइंटेज को शेयर किया होगा अंडर द एडवाइजरी सर्विस, लेकिन आज जो भी स्टॉक डिस्कस हुए उसमें से मेरी पर्सनल होल्डिंग किसी में भी नहीं है।